नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते हैं हर बड़ी खबर के बारे में हमारे संवाददाता। सबसे पहले बात करते हैं ईडी की चार्जशीट में केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी भी आरोपी है। क्या कुछ है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर। दिल्ली के शराब घोटाले में आज बड़ा दिन है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज ट्रायल कोर्ट में आबकारी नीति मामले में अपनी चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में। ईडी को चार्जशीट को लेकर नया खुलासा हुआ है। सूत्रों का कहना है कि इस चार्जशीट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता बताया। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया है। वहीं केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक ईडी अपनी चार्जशीट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाएगी। इतिहास में पहली बार भ्रष्टाचार के किसी मामले में किसी एजेंसी द्वारा दायर चार्जशीट में किसी राष्ट्रीय पार्टी के आरोपी बनाया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ईडी ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। वहीं गठबंधन का फॉर्मूला हिट होने के बाद समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र और हरियाणा में प्रत्याशियों को लेकर क्या है पूरी रणनीति, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता मिलने के बाद समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में अपने प्रत्याशी उतार सकती है। सपा ने इंडिया गठबंधन के तहत महाराष्ट्र में 12 तो हरियाणा में 5 प्रत्याशी उतारने का दावा किया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक हाथ से 2 तो दूसरे हाथ से लो वाला फार्मूला कांग्रेस के साथ अपनाया है। अगर महाराष्ट्र और हरियाणा की सीट शेयरिंग पर बात बनती है तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस को यूपी में 2 सीटें देंगी। फिलहाल अभी इस पर मंथन चल रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भविष्य में हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने का फलसफा भी कांग्रेस को समझा दिया है। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर कब्जा किया। इस बड़ी सफलता के बाद अब समाजवादी पार्टी का जोश भी पूरी तरह हाई है। समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र की 12 तो हरियाणा की 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन के तहत अपने प्रत्याशी उतारने का मन बनाया है। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा और महाराष्ट्र में अपने प्रत्याशी उतारने को लेकर कांग्रेस शीर्ष कमान को अवगत भी करा दिया है। कांग्रेस और सपा के बीच सीट शेयरिंग को लेकर अभी मंथन चल रहा है और सूत्रों का यह दावा है कि अगर समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र और हरियाणा में मन मुताबिक सीटें मिलती है तो कांग्रेस को यूपी से 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी छूट देगी। फिलहाल जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर अभी दोनों पार्टियों के बीच मंथन चल रहा है और कुछ बातों को लेकर रार भी पैदा हो सकती है। फिलहाल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच महाराष्ट्र और हरियाणा को लेकर कंफ्यूजन भी चल रहा है, ऐसा सूत्रों ने बड़ा दावा भी किया है। फिलहाल कांग्रेस क्या फैसला लेती है और इसके जवाब में समाजवादी पार्टी का क्या एक्शन रहता है, यह समय ही बताएगा। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। वहीं दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सदस्यता ग्रहण के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। एक और आज बड़ा चेहरा शामिल हुआ। बता दें कि जिस तरह हमारे पार्टी के 2 मंत्री थे, विधायक थे, उसके बाद राजकुमार आनंद आज बीजेपी में पूरी तरह से सम्मिलित किए गए और उनका बीजेपी का दामन थाम लिया। बता दें कि राजकुमार आनंद के जब वो मंत्री थे आम आदमी पार्टी के अंदर तो उनके यहाँ रेड डली थी, ईडी की रेड डाली गई थी, जहाँ पर उनका कुछ सबूत और कुछ कैश पकड़ा गया था। लेकिन उसके बाद ही उन्होंने आम आदमी पार्टी इस्तीफा दिया। उसके बाद बीएसपी में शामिल हुए, क्योंकि पहले भी वो बीएसपी में थे। लेकिन आज जिस तरह से बता दें कि बीजेपी के अंदर बड़े नेताओं ने और अपने नेताओं के साथ बीजेपी का दामन थामा है। अब देखना है कि जो आरोप उन पर लगे थे क्या वो आरोप बीजेपी में आने के बाद धुल गए हैं।
क्योंकि वो आम आदमी पार्टी में थे तो उन पर कई रेड डाली थी, ईडी ने कई बार रेड डाली थी, सीबीआई का भी उन पर संस्था था। लेकिन आज बीजेपी में शामिल होंगे, क्या वो केस खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि राजनीति के अंदर सवाल देखा गया, जो भी पार्टी बदलता है उस पर या तो सीबीआई या ईडी का डर होता है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि अगर राजकुमार आनंद बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो बूथ के खुले हो जाएंगे, यानी कि उनको कोई आरोप नहीं होगा। वही आज देखने को मिला, क्योंकि उनकी बात थी तो पहले समय करते कि बीजेपी में जाने के बाद हमारे नेता को जबरन तोड़ा जा रहा है या कोई ईडी या सीबीआई का डर दिखाया जाता है। लेकिन जिस तरह से आज राजकुमार आनंद बीजेपी में शामिल हुए, यानी अकेले नहीं, उनके साथ कई और भी नेता शामिल हुए। अब देखना होगा कि आखिरकार क्या आनंद के ऊपर जो केस चल रहे थे वो क्लियर होंगे या वो केस की जांच होती रहेगी। दिल्ली से अजय चौहान। वहीं हाथरस हादसे पर आई एसआईटी रिपोर्ट पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर मायावती ने क्या कुछ रिएक्शन दिया, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। हाथरस हादसा मामले में एसआईटी की रिपोर्ट पर बसपा प्रमुख मायावती ने सवाल खड़े किए हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि घटना की गंभीरता से के हिसाब से रिपोर्ट न तैयार कर राजनीति से प्रेरित यह रिपोर्ट लगती है। बसपा प्रमुख मायावती ने भोले बाबा को क्लीन चिट देने पर भी नाराजगी जताई है और साथ ही साथ भोले बाबा पर कड़ा एक्शन लेने की मांग भी किया है। बता दें कि यूपी के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद भगदड़ मची थी, जिसमें 121 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे को गंभीरता से लेते हुए एडीजी आगरा अनुपम कुलश्रेष्ठ की अगुवाई में एसआईटी की टीम गठित किया था। मामले में एसआईटी की रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई और इस मामले में योगी सरकार ने एसडीएम सीओ समेत 6 अफसरों को सस्पेंड भी कर दिया। लेकिन आज बसपा प्रमुख मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि एसआईटी की जो जांच रिपोर्ट है वह राजनीति से प्रेरित है। इसमें हादसे की गंभीरता को लेकर जांच नहीं की गई। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने यह भी लिखा है कि जिस तरह से भोले बाबा को क्लीन चिट देने का प्रयास किया गया है, इससे लोगों में चर्चा बनी हुई है। बसपा प्रमुख मायावती ने मांग किया है कि भोले बाबा पर कड़ा एक्शन लिया जाए। फिलहाल बसपा प्रमुख मायावती लगातार भोले बाबा पर बड़ा एक्शन लेने की मांग लगातार करती चली आ रही है। फिलहाल बसपा प्रमुख मायावती का यह बयान अब राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा रहा है। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइज लखनऊ। वहीं प्रदेश में लगातार बदल रहा है मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है, साथ ही 12 जुलाई तक आखिर क्यों येलो अलर्ट जारी किया गया है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। पिछले एक सप्ताह से लगातार हो रही बारिश पर आज थोड़ी राहत जरूर मिली है। प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में आज मौसम साफ रहा है, धूप खिली रही है, लेकिन अभी भी मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इस येलो अलर्ट से कहा जा सकता है कि अब भी लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि मौसम जिस प्रकार से बदलता है और जिस प्रकार से यहाँ पर भारी बारिश पिछले दिनों देखने को मिली है, तो ऐसे में लोगों को ज्यादा सावधानियां बरतनी पड़ रही है। क्योंकि अभी तक की जो बारिश यहाँ पर हुई है, जो आसमान से आफत बारिश के रूप में बरसी है, उससे जान और माल दोनों का नुकसान हुआ है। प्रदेश की ज्यादातर सड़कें इस बारिश के चलते अवरुद्ध हुई है। कई लोगों की जान यहाँ पर आफत में बनी है। ऐसा समझा जा सकता है कि प्रशासन की टीमें तो राहत का काम जुटी हुई, लेकिन लोगों से भी सावधानियां बरतने के लिए कहा जा रहा है, ताकि किसी भी मुसीबत से बचे रह सके। क्योंकि लगातार जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो टीमें, राहत की टीमें, उन लोगों को भी जागरूक करिए कि ऐसी जगहों पर ना जाए जहाँ पर बारिश होने के दौरान खतरा हो सकता है। कैमरामैन अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। वहीं हाथरस कांड के बाद हाथरस वाले भोले बाबा पर अखाड़ा परिषदों ने एक्शन लिया है। बाबा के साथ 20 और बाबाओं को अखाड़ा परिषद ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। क्या कुछ पूरा मामला है, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। हाथरस हादसा मामले से सुर्खियों में छाए भोले बाबा समेत 20 बाबाओं को अखाड़ा परिषद
ब्लैक लिस्टेड करेगा। इसके लिए 13 अखाड़ों के महंतों ने आपसी सहमति भी बना ली है और साथ ही साथ अखाड़ा परिषद इस बार कुंभ मेला में स्वयंभू और ढोंगी बाबाओं को जगह नहीं देगी। बता दें कि हाथरस में हुए हादसे को लेकर साधु और संत भी लगातार नाराज हैं। बात करें भोले बाबा की तो भोले बाबा को लेकर साधु संतों की बड़ी नाराजगी भी देखने को मिली। अब कुंभ मेला में साधु संतों ने यह फैसला लिया है कि ढोंगी बाबाओं को जगह नहीं दी जाएगी और ना ही उन्हें कोई सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए 13 अखाड़ों के महंत अब 18 जुलाई को एक बड़ी बैठक करेंगे और इस बैठक में प्रस्ताव पास कर शासन को भी भेजा जाएगा। फिलहाल अखाड़ा परिषद का यह फैसला कहीं न कहीं स्वयंभू बाबाओं और ढोंगी बाबाओं के लिए बड़ा एक्शन भी है, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है कि स्वयंभू और ढोंगी बाबा अपने श्रद्धालुओं को ठगते हैं और बड़ी हादसे का सबब भी बन जाते हैं। ऐसे में अखाड़ा परिषद अब कुंभ मेला के पहले बड़ी बैठक करेगा और स्वयंभू और ढोंगी बाबाओं को मेला में प्रवेश न करने की रणनीति तैयार करेगा। फिलहाल जिस तरह से अब ढोंगी बाबाओं के खिलाफ साधु संतों ने अभियान छेड़ा है, यह माना जा रहा है कि इससे कहीं न कहीं आम जन सुरक्षित रहेंगे। सहयोगी सरार के साथ आशिक बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वहीं प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से जुड़े वकीलों ने एक दिन का धरना प्रदर्शन किया। क्यों आखिर धरना दिया, क्या कुछ उनकी मांगे हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। कि बार एसोसिएशन से जो जुड़े वकीलों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में बाकायदा हड़ताल रखी, इसकी वजह से मुकदमे की सुनवाई इस तरह से नहीं हो पाई है। दरअसल जो अधिवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि उनके साथ जो है बहुत ही अच्छा बर्ताव नहीं किया जा रहा। इस तरह से कई उनकी डिमांड है, जिसको लेकर के बाकायदा वकीलों ने आज प्रोटेस्ट किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अलग अलग गेटों पर जो वकील हैं वो इकट्ठा हुए। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और उनके सचिव सहित तमाम जो पदाधिकारी हैं वो बाकायदा विरोध कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी कई उनकी डिमांड है, जिस पर वो जल्द से जल्द चाहते हैं कि उस पर कोई निर्णय हो, और जब तक निर्णय नहीं होता ऐसे में वो इस तरह की स्थितियाँ फिर दोबारा हड़ताल पर जा सकते, इस तरह की बातें कही गई। हालांकि आज एक दिन की हड़ताल थी और इस दौरान कामकाज भी बाधित रहा, लेकिन जिस तरह से वकील अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं, उनका कहना है कि अगर उनकी डिमांड नहीं मानी गई तो ये हड़ताल आगे भी की जा सकती है। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। वहीं राजधानी लखनऊ में जूनियर इंजीनियर भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों को आखिर क्यों धरना देना पड़ रहा है, अभ्यर्थियों का आखिर क्यों जो है आयोग और जनता दरबार के चक्कर काट रहे हैं, मामले पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद अमान। 2018 भर्ती को लेके बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने पिकअप भवन पे किया धरना प्रदर्शन। आपको बता दें पूरा मामला 2018 भर्ती जेई का बताया जा रहा है, जहां पे जो अभ्यर्थी हैं उनमें काफी आक्रोश नजर आ रहा है। जो उनका साफ तौर से कहना है कि 2018 में जो भर्ती हुई थी उसका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया है, जिसको लेके उत्तर प्रदेश चयन विभाग तक ये गए हैं। वहीं जनता दरबार में भी इन्होंने कई बार अपनी गुहार लगाई है, उसके बावजूद भी इनकी कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, जिसको लेके लगातार इनमें एक नाराजगी दिखाई दे रही है। उस नाराजगी को प्रकट करने ये लगातार जगह जगह चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कहीं इनसे समस्या का निस्तारण नहीं होता दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बता दें आज ये पिकअप भवन से इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, जहां पे धरना प्रदर्शन की जानकारी जब स्थानीय पुलिस को होती है तो स्थानीय पुलिस मौके पे कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहुंच जाती है। वहीं पे जो अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उन सभी को हिरासत में लेके इको गार्डन के लिए भेज दिया जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि जय 2018 भर्ती को लेकर जो इनकी समस्याएं हैं उसका निस्तारण होता है या अभी भी उनकी समस्या जस की तस बनी रहती है। लखनऊ से मोहम्मद अमान।
वहीं मैनपुरी में संदिग्ध अवस्था में 5 लोगों की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में शोक की लहर है। कैसे आखिर ये घटना घटी, क्या कुछ पूरा मामला है, मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। में आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है। पूरे मामले के अनुसार आपको बताते चलें, लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश से मैनपुरी के भोगांव विधानसभा में 5 लोगों की अन्य अन्य स्थानों पर मौत हो गई है, जिसमें सभी नवयुवक और एक युवती की बात बताई जा रही है। तो वहीं एक एलाऊ थाना क्षेत्र के जहां किसान मूंगफली की फसल की रखवाली करने के लिए खेत पर गया था, उसकी वहीं अचानक मौत हो गई है। तो वहीं जो अंशुल कुमार है वह भी अपने खेत पर अपने परिवार के साथ खेत पर गया हुआ था, उसकी भी मौत हो गई। तो वहीं चारू जो लड़की है उसकी भी मौत होना बताया गया है। तो वहीं एक मछली पकड़ने गए युवक की भी इसमें मौत होने की बात सामने आई है। कुल मिलाकर 5 मौतें हो गई हैं। तो वहीं आधिकारिक जो एडीएम रामजी मिश्र हैं, भी लगातार उनके द्वारा जो सरकारी जो सहायता राशि है 4 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी है, उसकी पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा एक साथ 5 लोगों की मौत हुई है। आकस्मिक मौत पर जो धनराशि दी जाती है वो है स्वीकृत कराई जाएगी और सभी 5 लोगों को, परिवारों को जो घटना हुई है उनको योजना का लाभ भी दिया जाएगा। फिलहाल सभी परिवार के लोगों का रो रो के बुरा हाल बना हुआ है। 5 लोगों की एक साथ मौत से पूरे जो उनके परिवार के लोग हैं उन पर दुख का कहर टूटा है। तो वहीं जब सभी जांच पड़ताल करते हुए सभी शवों का पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। वहीं राजधानी लखनऊ में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने हंटर चलाया। दोबारा अतिक्रमण न करने की इस दौरान चेतावनी भी दी गई। क्या कुछ पूरा मामला है, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मोहम्मद अमान। लखनऊ में अवैध अतिक्रमण को लेके नगर निगम द्वारा चलाया गया अभियान। आपको बता दें, लखनऊ के चौक क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण को लेके नगर निगम के जोन 2 और स्थानीय पुलिस ने मिलकर अवैध अतिक्रमण को लेके अभियान चलाया है, जिसमें थाना चौक क्षेत्र के ट्रामा सेंटर के पास जो ठेले खोमचे लगे हैं उनको लेके लगातार जो जाम की समस्या उत्पन्न होती है, जिसको लेके आए दिन जो मरीज आने जाने वाले मरीज हैं उनको समस्याएं होती हैं। जबकि ट्रामा सेंटर के पास आपातकालीन सेवाएं हैं, वहां पे जो यातायात है वो सुचारू ढंग से होना चाहिए, लेकिन यह अवैध अतिक्रमण के चलते वहां पे आए दिन जाम लगता है, जिसकी समस्या हर पेशेंट को होती है और उसी समस्या को हर आदमी झेल रहा है, जिसको लेकर आए दिन शिकायतें होती हैं। वहीं नगर निगम जोन 2 ने और स्थानीय पुलिस ने मिलकर अभियान चलाया। अभियान में जो भी वहां पे अवैध रूप से लगे ठेले थे उनको हटा दिया गया। फिलहाल वहां पे जो ट्रामा सेंटर के पास जो अभियान चलाया गया है, ऐसे तो चौक क्षेत्र में ऐसे तमाम अतिक्रमण हैं जिसपे ना नगर निगम की निगाह पड़ती है और ना ही वहां पे स्थानीय पुलिस की निगाह पड़ती है, जिसको लेके जाम की समस्या आए दिन उत्पन्न रहती है और जनता जस के तस परेशान रहती है। अब देखने वाली बात यह है कि ट्रामा सेंटर पर चल रहे अभियान को बाकी के क्षेत्रों में किस तरह से अभियान के रूप में चलाया जाता है। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वन। देश के 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो गए। बंगाल, उत्तराखंड, एमपी, हिमाचल, पंजाब और तमिलनाडु में मतदान हुआ। उपचुनाव पर विस्तार से बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। के सभी पार्टियां इस समय जोरों पर है। लगातार कि जिस तरह से अभी लोकसभा चुनाव हुए थे उसके बाद कुछ विधानसभाएं खाली हुई हैं, लेकिन उसको लेकर के हर पार्टियां इस तरह से तैयारी कर रही है जैसे कि कोई नया चुनाव होने वाला है। अब देखना ये होगा आखिरकार, क्योंकि बीजेपी भी लगातार पूरी तरह से फ्रंट पर है और लगातार प्रचार किया जा रहा है। देखना है कि जो विधानसभा सीटें हैं, जो 13 विधानसभा सीटें हैं, उसमें किसको कितनी सीटें मिलने वाली है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस की पूरी तैयारी है, वही समाजवादी पार्टी की भी पूरी तैयारी है। बीजेपी लगातार कार्यकारी की बैठक कर रही है, अपने जो नेता है उनसे मुलाकात कर रही है, वही अपने बूथ स्तर पर भी बात कर रही है। अब देखना होगा कि आखिरकार जब विधानसभा चुनाव होगा तो किसको कितनी सीट मिलेगी, क्योंकि कुछ समय बाद विधानसभा भी चुनाव होने हैं। उससे पहले उपचुनाव में ही जो परिणाम है वो देखने को मिलेगा। आखिरकार देखना है कि आखिरकार जनता इस बार उपचुनाव में किसको चुनती है। अजय चौहान। वहीं छत्तीसगढ़ में पटवारी संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या है पूरा मामला, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मनोज शुक्ला। संघ के साथ साथ अब छत्तीसगढ़ में तहसीलदार और नायब तहसीलदार संघ ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जी हाँ, वो भी ऐसे समय में जब राजस्व पखवाड़े का आयोजन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा होना था। उसी समय पटवारी संघ ने पहले से ही
छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था और आज से तहसीलदार और नायब तहसीलदार संघ ने भी सरकार को आईना दिखा दिया। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में पटवारी संघ लगातार सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहा है। वहीं आज से छत्तीसगढ़ में तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने मोर्चा खोल दिया और अपने 7 सूत्री मांगों को लेकर सरकार को चेतावनी दिया है कि हमारी 7 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। जी हाँ, आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के झलक में ऐसे वारदात हुई थी कि न्यायालय में तहसीलदार को चप्पल से पीटा गया था। उसी सब बात से नाराज तहसीलदार और नायब तहसीलदार संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि राजस्व पखवाड़े के समय पटवारी और तहसीलदार संघ का प्रदर्शन सरकार के लिए जो फांस बना हुआ है, अब सरकार इससे कैसे निकलती है। मनोज शुक्ला, इंडिया वॉइस न्यूज, रायपुर। वहीं वाराणसी में नए चयनित लेखपालों को नियुक्ति पत्र मिला। नियुक्ति पत्र पाकर लेखपालों ने खुशी जताई है और सरकार को इसका धन्यवाद भी किया है। लेखपाल नियुक्ति पत्र पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र पांडे। जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 7,720 लेखपालों के नियुक्ति पत्र लखनऊ में दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वाराणसी में भी जिला मुख्यालय पे कमिश्नरी के अंदर जिला अधिकारी के द्वारा वाराणसी में 135 नवनियुक्त लेखपालों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। यह नियुक्ति पत्र वाराणसी में खाद्य आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र के द्वारा बांटे गए। दयाशंकर मिश्रा के द्वारा नवनिर्वाचित जो है लेखपालों के नियुक्ति पत्र मिले जाने के बाद लेखपालों ने खुशी जाहिर की। वहीं दूसरी ओर मंत्री दयालु गुरु ने यह भी कामना की कि जो भी नए नवनियुक्त लेखपाल हैं उनके भविष्य के अच्छे कामनाओं के साथ बेरोजगारी के दूर करने में सरकार के एक बड़े कदम को सराहा। वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे, इंडिया। वहीं उन्नाव में हुए भीषण रोड एक्सीडेंट में 17 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। दुर्घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता निखिलेश प्रताप सिंह। गांव में एक भीषण सड़क हादसा आज सुबह सवेरे देखने को मिला, जिसमें 18 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और 19 लोग घायल हो गए। हालांकि फौरन जिला प्रशासन ने राहत बचाव कार्य किया और घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जिसमें 5 लोगों की हालत गंभीर देखी और उन्हें फौरन लखनऊ ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर किया गया। वहीं जो भी मृतक थे उनकी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है और लगातार जिला प्रशासन जो भी अपने मृतक हैं उनके घरों के परिजनों से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। अभी कुछ लोगों की ज्ञात हो चुके हैं और अभी बाकी कई मृतक अज्ञात रह गए लगातार, लेकिन डीएम गौरांग राठी ने यही कहा है कि हम लगातार बात कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं, सूचना वहां तक की पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क हादसे पर गहरा शोक जताया है और पीएमओ इंडिया की तरफ से 2 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाएगा और जो घायल हैं उनको 50,000 रुपए की धनराशि मुहैया कराई जाएगी। उन्नाव से इंडिया वॉइस के लिए निखिलेश प्रताप सिंह। रिपोर्टर्स लाइव में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।